चलिए, कल हम लोग पढ़ लिए थे, आप लोगों ने देखा था कि कल आप लोगों ने पढ़ा था सेल में रासायनिक सेल के बारे में। रासायनिक सेल जिसको आप लोगों ने कहा था डेनियल सेल, जिसमें आप लोगों ने दो पात्र लिया था। यहाँ पे एनोड पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के तौर पर है ना। आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किस परिपथ में गमन करता है तो आपने आंसर दिया था कि बाह्य परिपथ में, एनोड से कैथोड की ओर। किस परिपथ में? तो बाह्य परिपथ में। और धारा इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, यानी कि ये बाह्य परिपथ में तो ये है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जाएगा तो ये दाएं से बाएं आ जाएगा। क्लियर हो गया था ना इतना तक सारा चीज? आज हम लोगों को पढ़ाने के लिए था, आज हम लोग बोले थे पढ़ाने के लिए आपको, है ना। आपको क्या बोला गया था? तो बोला गया था वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत अपघटनी सेल। तो आज हम लोग सीखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। कोई दिक्कत है? तो आज हेडिंग देना है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, परखेंगे। उसमें हम लोग दो पात्र लिए हुए थे और लगभग दो छड़ डाले थे। तो छड़ तो इसमें दो ठो रहेगा, लेकिन पात्र इसमें क्या रहेगा? एक रहेगा। पात्र कैसा रहेगा? एक। तो चलिए एक पात्र हम बना लेते हैं इस तरह से, देखिए ध्यान से। एक क्या बना लेते हैं? पात्र बना लेते हैं। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन, और उसका पार्ट नंबर हम लोग 6 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट नंबर 6। तो ये हमने क्या बना दिया, एक हमने पात्र ले लिया और इस पात्र में हमने क्या किया है कि आपको भर दिया है वैद्युत अपघट्य का विलयन। क्या भर दिया है? वैद्युत अपघट्य का विलयन। इस पात्र में हमने वैद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया है। ध्यान से समझते चलिएगा। वैद्युत अपघट्य का विलयन हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? भर दिया। कोई दिक्कत है? अब इसमें स्थिति है कि हम दो रड लेंगे। क्या लेंगे? दो रड लेंगे, मैंने धातु की छड़ लेंगे। किसकी छड़ लेंगे? धातु की छड़ लेंगे। हम लोग इसमें दो धातु की छड़ लेंगे, बढ़िया से समझेंगे इस बात को। हम लोग इसमें दो धातु की छड़ लेंगे और दोनों धातु की जो छड़ है उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो एक कलर चेंज करके हम डाल देते हैं। एक हम यहाँ पे धातु की जो छड़ ले रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा क्या ले रहे हैं। तो मान के चलिए कि ये मेरा धातु की क्या है? एक छड़ है। समझ में आ रही है बात ना? और एक हम ले लेते हैं छड़ इस स्तर से ऐसे, ये मान ले जाए कि दूसरा ये है छड़ है। समझे कि नहीं? तो इसको हम लोग किस में डाल दिए हैं? तो इसको हम लोग डाल दिए हैं यहाँ पे वैद्युत अपघट्य के विलयन में। वैद्युत अपघट्य के विलयन में इन दोनों छड़ों को क्या किया गया है? डाला गया है। तो ये क्या है? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य, है ना। वैद्युत अपघट्य का विलयन हम लोग लिए हैं, वैद्युत अपघट्य का विलयन। और यह जो वैद्युत अपघट्य का विलयन है, तो यह विलयन क्या चीज का बना हुआ है? तो जिंक क्लोराइड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? जिंक क्लोराइड का, यानी कि ZnCl2 का है। किसका है? ZnCl2 का है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब इसमें हम लोग इसको यहाँ पे सेल से जोड़ देते हैं। सेल से क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो अगर मान के चलिए कि हम एक सेल ले लेते हैं इस तरह से और इसको जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ से सेल निकाले हैं और इस तरह से हम इसको जोड़ देते हैं। कैसे कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। समझे कि नहीं? यहाँ से मान लीजिए कि तार लगा हुआ होगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज होगा। एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। लाल वाला को हम प्लस से दर्शा दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ये क्या है? मेरा प्लस है। ये मेरा कैसा है? तो प्लस है। ये वाला भैया मेरा प्लस है और ये वाला क्या है? मेरा माइनस है। समझे कि नहीं? और यहाँ पे इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? बैटरी से जोड़ेंगे। कोई दिक्कत है? इसको हम लोग किससे जोड़ेंगे? बैटरी से। ये जो होगा ये एनोड का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? एनोड का। याद रखिएगा, ये किसका काम करेगा? एनोड का।
और ये वाला जो है मेरे भाई, ये वाला जो है ये किसका काम करेगा? कैथोड का। ये किसका काम करेगा? कैथोड। कैथोड बोले तो माइनस, एनोड बोले तो प्लस। समझ में आ रही है बात ना? अब जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो होगा क्या चीज? तो वैद्युत अपघटनी सेल, सबसे पहले इस बात को समझिए। आपने जब रासायनिक सेल पढ़ा था तो रासायनिक सेल की क्या परिभाषा आपने दिया था? रासायनिक सेल की परिभाषा दिया था कि वैसा रासायनिक माने युक्ति है, वैसा रासायनिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत अपघटनी सेल। तो अब यहां पे हम समझाना चाह रहे हैं, ये परिणाम हम क्यों निकाल रहे हैं? तो यह एक ऐसा रासायनिक युक्ति है, यह एक ऐसा रासायनिक युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को, किसको? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझे कि नहीं है? आप देखते हैं मोबाइल को जब चार्जर को लगाते हैं उसमें, तो जैसे ही आप चार्जर लगाए तो चार्जर से जो करंट निकलेगा वह वैद्युत ऊर्जा होगा। चार्जर आप लाइन से उसमें से ऊर्जा निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? तो वह कैसा ऊर्जा है? तो वैद्युत ऊर्जा है। और वह जो चार्जर है डायरेक्ट किसको चार्ज कर रहा है? तो वह का डायरेक्ट फोने को चार्ज कर रहा है कि वह उसकी बैटरी को चार्ज कर रहा है? तो बैटरी को चार्ज कर रहा है। यहां पे इसीलिए बैटरी लगा दिए हैं, तो बैटरी को चार्ज कर, तब बैटरी में जाएगा, तब लाइन अगर बैटरी को चार्ज करेगा, विद्युत अगर बैटरी को चार्ज करेगा तो वह रासायनिक ऊर्जा होगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। अब आप अगर चार्जर हटा दिए तो अब बैटरिया पूरा मोबाइलबा को चला रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा से परिवर्तित हो गया किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। लेकिन विद्युत से बैटरी को दे रहे हैं लाइन चार्ज करने के लिए, तो यह हो गया विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। समझे कि नहीं है? तो वैद्युत अपघटनी सेल किसको कहते हैं? तो वह रासायनिक युक्ति, इसको लिखेंगे हम यहां पे, वह रासायनिक युक्ति, कोई दिक्कत? वह रासायनिक युक्ति है ना, वह रासायनिक युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को, जो वैद्युत ऊर्जा को, जो वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आया समझ में? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात समझ में आ गई? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्लियर हो गया? अपघटनी सेल कहलाता है। अब इसमें हम इस बात को अभी क्यों लिखे और पहले क्यों नहीं लिखे? तो देखिए, हम पहले लिखे या अभी लिखे, इससे कोई खास अंतर पड़ने वाला नहीं है। वो इसलिए लिखे थे कि अब इतना करने के बाद हम कर क्या रहे हैं, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि हम विद्युत ऊर्जा को इससे बदलेंगे किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। इसके लिए आपको एक पात्र लेना होगा जिसमें वैद्युत अपघटय विलयन जो ZnCl2 है इसको रखना पड़ेगा। किसको रखना पड़ेगा? ZnCl2 को लेना पड़ेगा। और इसमें जो छड़ है, एक एनोड का एक कैथोड का, इस जलीय विलयन में डूबा हुआ रहेगा, है ना? और जलीय विलयन में जब डूबेगा और यहाँ पे बैटरी जोड़िएगा तो यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। और यह किसको देगा? तो यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। समझे कि नहीं? कैसे? तो कैसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा सो समझिए। ये जो ZnCl2 है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? ZnCl2। ये जो ZnCl2 है, इस बात को समझिएगा। क्या समझिएगा? ZnCl जो 2 है वह करेगा क्या चीज? तो ध्यान से समझिएगा। ZnCl2 जो है यह हमेशा, चूंकि यहां पे रहेगा, है ना, और इसका जितना आयन इस पर बनाएगा वह आयन किसमें घुल जाएगा? वैद्युत अपघट्य में। और यहां पर जो है उसको जमा करेगा किसको? तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यह हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ZnCl2 को जब तोड़िएगा तो ZnCl2 में क्या हो जाएगा? तो Zn के माथे पर 2 प्लस आ जाएगा, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या करेगा? त्याग करेगा। तो इसीलिए यह जो छड़ होगा वह जिंक का होगा। समझे कि नहीं होगा? और यहां पर जो क्लोरीन होगा वह हमेशा
वह हमेशा क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का। किसका चार्ज आ जाएगा, माइनस का। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनोड जो है, एनोड की अगर हम लोग बात करें तो एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये त्याग। और कैथोड हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। लेकिन इसमें आप देखे होंगे, रासायनिक सेल में देखे होंगे कि एनोड और यहाँ पे माइनस लिखे थे, समझे कि नहीं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वो क्या कर रहा था, उसका इलेक्ट्रॉन इसके माध्यम से, बाह्य परिपथ के माध्यम से वहां पे पहुंच रहा था, समझे कि नहीं। और यहां पर जो है से डायरेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का ही क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यानी कि एनोड पर इसकी क्रिया को देख लीजिए था। एनोड पर हमेशा क्या होगा कि एनोड पर इसमें क्या होगा कि क्लोरीन, देखिए एनोड का मतलब क्या हो गया, यानी कि पॉजिटिव पर। तो जैसे ही हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहां क्लोरीन आएगा, उल्टा होगा, क्लोरीन आएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। और क्लोरीन क्या करेगा, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और ग्रहण करके क्या बना देगा, क्लोरीन बना देगा। क्या बना देगा, क्लोरीन बना देगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यानी कि एनोड पर ये जमा होते जाएगा। और कैथोड पर स्थिति क्या होगी, तो कैथोड पर स्थिति जो होगी उस पर, यानी कि कैथोड में माइनस, यानी कि इसको उल्टा ले लेना है किसका, जिंक का। तो जिंक जो है से हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। यहां हमेशा क्या करेगा, त्याग करेगा, समझे कि नहीं। और इस प्रक्रिया के माध्यम से, अगर यह प्रक्रिया के लगा लीजिएगा तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है वह क्या हो जाएगा, तो वह जो है आपका है ना, ये वैद्युत अपघटनी सेल अपना कार्य करना शुरू कर देगा, समझे कि नहीं। और जितनी भी बातें हम लोगों ने यहां पर किया, बात समझ आ रही है ना, इसको हम फिर वैसे ही आपको लिखवा देंगे, समझे कि नहीं। आपको हम भेज देंगे या इसमें से डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिएगा। जितना बतिया मैंने इसमें किए हैं उस सारा का सारा बतिया आपको क्या करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। और इस प्रकार से हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। जो जो काम किए हैं वो बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अपने माध्यम से, तो जरूर लिख सकते हैं। तो या तो अपने से लिख लीजिए, और नहीं लिख पाइएगा तो हम इसका पूरा स्क्रिप्ट आपको दे देंगे, ठीक है ना। अभी मोबाइल वहां पे लगा हुआ है इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं, वहां से आएगा तो हम आपको यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर हो गया, तो ये स्क्रिप्ट हम आपको दे देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब स्थिति समझ लीजिए। अब इसके बाद आपने अभी क्या पढ़ा, आपने पढ़ा वैद्युत अपघटनी सेल अभी पढ़े। कल क्या पढ़े थे, कल आप लोग पढ़े थे रासायनिक सेल। तो इन दोनों में कुछ अंतर होगा, तो इस अंतर को भी आप यहाँ पे हम पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है यही जैसे। देखिए कैसे लिखना है, देखिए ध्यान से। इन दोनों में अंतर को देख लीजिए जरा सा, इस दोनों में क्या अंतर होगा, तो ध्यान से समझिएगा क्या अंतर होगा उसको देखिए आप लोग। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको अंतर हम निकालते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम ये कर देंगे। हाँ देखिए यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, बढ़िया से इस चीज को देखिएगा। आ गया, इस पर अभी नहीं, बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट देखते हैं, इस पर नहीं आ रहा है। नहीं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अभी आप लोगों ने दोनों चीजों को ध्यान से पढ़े कि नहीं पढ़े। तो एक तरफ है क्या चीज, एक तरफ आप देखिए विद्युत अपघटनी सेल है, और दूसरे तरफ क्या है, विद्युत रासायनिक सेल है। इन दोनों में अंतर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में आप अंतर को बताइए, समझे कि नहीं। तो अभी आप देखिए, अभी दिमाग लगाइए, विद्युत अपघटनी सेल का पहला जो परिभाषा बताए हैं वही अंतर हो जाएगा। क्या है भाई, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे विद्युत अपघटनी सेल, और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वह हो गया रासायनिक, वैद्युत रासायनिक सेल। हो गया अंतर, पहला अंतर। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोड को एक ही पात्र में रखा गया है, एक ही पात्र में रखे हैं कि नहीं रखे हैं, लेकिन इसमें अलग अलग पात्र बनाए थे। अंतर आ रहा है समझ में। इसका जलीय विलयन गलित विद्युत अपघटय भरा और डूबा रहता है, तो इसे सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है।
बात सही है। लवण सेतु इसलिए बनाया गया था कि दोनों पात्रों को जोड़ दिया जाए। दोनों पात्र को जोड़ने के लिए हम लोगों ने लवण सेतु का निर्माण किया था। तो इसमें लवण सेतु बनेगा क्या? विद्युत अपघटन स्थल में एक ही वो पात्र है तो लवण सेतु बनाने की जरूरत है। लेकिन कल वाला में लवण सेतु बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो देखिए लवण सेतु की जरूरत है। इलेक्ट्रोड समान या विभिन्न पदार्थों का हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रोड विभिन्न पदार्थों के ही होते हैं, है कि नहीं? एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। इसमें उल्टा कर दीजिए, उल्टा किए थे ना कल है। अरे इसमें एनोड मैंने प्लस, कैथोड मैंने माइनस, लेकिन कल वाला में क्या किए थे? कल वाला में कैथोड धनात्मक और एनोड ऋणात्मक। याद है कि नहीं याद है? ये दिखाना पड़ेगा, आप देखिए ध्यान से। याद है? चलिए ये हो गया। अब देखिए यह सेल रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर सृजित किया जाता है। रेडॉक्स का मतलब क्या हो गया? अपचयन। किसके आधार पर? अपचयन के आधार पर। और यह स्वतः होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाओं के आधार पर सृजित किया जाता है। सेल के कार्य करते समय मुक्त ऊर्जा बढ़ती है। सेल जब कार्य करेगा तो मुक्त ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन इसमें मुक्त ऊर्जा क्या हो रही थी? कल घट रही थी। कल वाला में क्या हो रही थी? घट रही थी। क्योंकि देखिए विद्युत जब रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा तो भैया ये हमेशा क्या होगा? उसकी मुक्त ऊर्जा बढ़ेगी। और जबकि रासायनिक ऊर्जा से या किसी भी ऊर्जा से अगर आप विद्युत ऊर्जा में जाइएगा, समझे ना, तो उसका क्या हो जाएगा? घटेगा। उसका क्या हो जाएगा? घटेगा मुक्त ऊर्जा। विद्युत अपघटनी सेल पर कार्य किया जाता है। आइए विद्युत रासायनिक सेल से लाभदायक कार्य प्राप्त होते हैं। ये अंतर आप लोग लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? तो इस अंतर को आप लोग बाद में हम आपको भेज देंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? अब चलिए आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का नियम। किसका नियम पढ़ लेंगे? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम किस पर आधारित है? तो वैद्युत अपघट्य के लिए दिए हुए हैं। वैद्युतीय अपघट्य के लिए फैराडे का नियम आया हुआ है। तो वैद्युत फैराडे संबंधी फैराडे का नियम उसको बोल दे तो कोई दिक्कत है? वैद्युत अपघट्य संबंधी फैराडे का नियम, उन्होंने 2 नियम दिया था। और देखा गया है परीक्षाओं में कि हर एक साल बीच करके फैराडे का नियम तो पूछेगा ही पूछेगा, समझे कि नहीं? अगर पिछले साल पहला नियम पूछा तो इन साल क्या नियम पूछ देगा? दूसरा नियम। और पिछले साल अगर दूसरा नियम पूछा है तो इन साल क्या पूछ देगा? पहला नियम। हर एक साल नियमों आप पूछ देता है। समझ में आ रही है बात? हर एक साल नियमों क्या करता है? पूछ देता है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा दोनों नियम को, कि कब से है ना, पर साल क्या पूछा था, इन साल क्या पूछेगा, तो याद कर सकते हैं आप बढ़िया से। चलिए देख लेते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्य संबंधी फैराडे का नियम। वैद्युत अपघट्य आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, संबंधी फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, फैराडे का कितना नियम था? 2 नियम। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम क्या जैसे? इनका पूरा नाम क्या था? माइकल फैराडे। क्या नाम था इनका? माइकल फैराडे। यह नियम आया था 1834 ईस्वी में। कब आया था? 1834 ईस्वी में। याद रहेगा? तो माइकल फैराडे ने, देखिए ध्यान से, कब? 1834 ईस्वी में। माइकल फैराडे ने कब? 1834 ईस्वी में। क्या देखा? तो वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा की जो मात्रा है, समझे कि नहीं? उन्होंने क्या देखा कि वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली है ना, प्रवाहित होने वाली किसकी मात्रा? तो प्रवाहित होने वाली, भैया धारा बहेगा तो धारा की मात्रा, समझे कि नहीं? प्रवाहित होने वाली किसकी मात्रा? धारा की मात्रा। धारा की जो मात्रा होगी ना, और किसका? धारा कब बहेगा? जब इलेक्ट्रोड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा के बीच जो माने संबंध होगा, मात्रात्मक संबंध होगा, वह क्या होगा? स्थापित होता है। इसी स्थापित को फैराडे का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फैराडे का नियम। जो मुख्यतः कितना प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का दूसरा नियम, समझे कि नहीं? तो अपघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा है ना, और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित
किस पर निक्षेपित? इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा। है ना, होने वाले पदार्थ की मात्रा के बीच मात्रात्मक संबंध। कैसा संबंध है? मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, है ना, फैराडे ने स्थापित किया। मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे का वैद्युत अपघट्य का नियम कहते हैं। है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे का वैद्युत अपघट्य, है ना, वैद्युत अपघट्य का नियम कहते हैं। वैद्युत अपघट्य का नियम कहते हैं। यह मुख्यतः कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यह मुख्यतः कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे फैराडे का प्रथम नियम। क्या पढ़ लेंगे? फैराडे का प्रथम नियम। हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का प्रथम नियम। क्या है नियम प्रथम? देख लीजिए। कहता है कि वैद्युत अपघट्य में जो कैथोड है, कहां पे? वैद्युत अपघट्य में कैथोड और एनोड दोनों चीज रहेगा। तो कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाला जो पदार्थ की मात्रा जो होगी, जो पदार्थ मुक्त होगा उसकी जो मात्रा होगी, वह विलयनवा जो रहेगा, उस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की जो मात्रा होगी उसका समानुपाती होगा। उसका क्या हो जाएगा? समानुपाती होगा। यह नियम किसने दिया था? फैराडे के प्रथम नियम में यह कहा गया था। क्या कहा गया था? तो वैद्युत अपघट्य में, है ना, वैद्युत अपघट्य में कैथोड तथा एनोड, कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले क्या चीज? पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा? पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा को हम किससे सूचित करते हैं? W से। कैसे? W से पदार्थ की मात्रा। अब कहा ये पदार्थवा की मात्रा विद्युत धारा का किससे समानुपाती होता है? तो विलयनवा में, इसमें विलयन में। तो पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विलयन में प्रवाहित होने वाली, याद रखिएगा, विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा जिसको हम लोग क्यू कहते हैं, के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। समझ में आ गई बात है? मतलब यह है कि पदार्थ की मात्रा जैसे जैसे ज्यादा होगा, विद्युत धारा भी वैसे ही ज्यादा होता जाएगा। समझे कि नहीं? यानी कि W बराबर जो होगा मेरे भाई, यहां से देखिएगा, W बराबर जो होगा वह W बराबर W समानुपाती होगा। W क्या है? पदार्थ की मात्रा। देखिए पदार्थ की मात्रा है ना, विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा
कि क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती हो जाएगा किसका, क्यू का। समझ में आई बात है, W समानुपाती किसका हो जाएगा, क्यू का। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा, एक क्या आ जाएगा, स्थिरांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं उसको, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समझे कि नहीं। तो यहां से जब हटाएंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे, तो यहां पर आ जाएगा जेड, जेड इंटू क्यू। जेडवा क्या है मेरे भाई, जेड क्या है, तो जेड जो है वह एक ऐसा स्थिरांक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखिए आप पढ़े होंगे, ये जो धारा जो होती है, धारा बराबर क्या होता है, तो आप पढ़े हैं ना कि एम्पियर में अगर समय से गुना कर दीजिएगा तो धारा निकल जाएगा, है कि नहीं। यानी कि एम्पियर, एम्पियर किसको बोलते हैं, आई, आई गुना टी, यानी कि क्यू बराबर क्या होता है, आई गुना टी। फिजिक्स में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो अब देखिए इसको ध्यान से, और छोटा करें इसको, चलिए यहां पे इतना कर दिया। अब ध्यान समझिएगा, देखिए ध्यान से, यहां पे Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। अब I क्या है, जोर से बोलिए, I है क्या चीज, तो एम्पियर में धारा है। I क्या है, एम्पियर में धारा है। धारा बहवे करता है एम्पियर में। और T क्या है, तो T समय है। T क्या है, समय है। समझ में आ रही है बात ना। तो ई हो गया है आपका इसमें। तो अब यहां से जब Q का मान IT है, तो यहां से अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, Z गुना Q का मान है क्या चीज, IT। इसको लिख सकते हैं I गुना T। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसे जोर से बोलिए। तो ये हो गया। अगर I को 1 कर दिया जाए, I को क्या कर दिया जाए, 1, यानी कि एकांक धारा, एकांक धारा जब सेल में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और कितना सेकंड में, तो 1 सेकंड में प्रवाहित की जाए, तो समझे कि नहीं। क्या बोलेंगे कि जब सेल में, जब आई मान लेते हैं हम लोग, अगला में देखिए ना, माना कि आई बराबर 1 एम्पियर और टी बराबर 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। समझ में आ रही है बात ना। तो दोनों के जगह पर अगर 1 रख दीजिएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, जेड। W बराबर क्या हो जाएगा, जेड। आ रहा समझ में, W बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तब कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब सेल में हम 1 एम्पियर की धारा कितना सेकंड में, 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित करते हैं, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होगी, इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होगी, उसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। उसी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। कह सकते हैं कि नहीं, जोर से बोलिए। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कह सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। हम इसी से परिभाषा बनाएंगे, किससे, इधर से। कैसे बना लेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, कोई पूछ दिया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो अभी ना आप बोले, देखिए ध्यान से कि जेड, यदि भैया जेडवा क्या है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये है क्या चीज, तो अभी हमने क्या कहा, ये है क्या चीज, तो भैया जब हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की जो मात्रा कुछ ना कुछ आएगी ना, वही पदार्थ की जो मात्रा आएगी, उसी को क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। क्लियर हो गया, उसी को क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको कहेंगे। कैसे, जब सेल में, क्या बोलेंगे कि जब सेल में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा कितना देर तक,
1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, 1 सेकेंड तक की जाए। हाँ बोलते जाइए, 1 सेकेंड तक प्रवाहित कीजिए। जैसे हम जितना बार बोल रहे हैं उतना ही बार आप लोग भी बोलिएगा तो याद हो जाएगा। 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो होगा पदार्थ की मात्रा, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त है ना, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने, ऐसे हो गया, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, कोई दिक्कत नहीं ना है। मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक इसको क्या कहते हैं, तुल्यांक कहते हैं। समझ में आई बात है? इसी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी कि यहां से सीधा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, W बराबर, जैसे W का मान कितना था अभी पढ़े थे ना, देखिए ना यहाँ पे W बराबर कितना था, W बराबर ZQ था, कितना था, ZQ था, W बराबर ZQ। तो अब देख लीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z गुना I गुना T, क्योंकि क्यों ऐसा लिख दिए, Q बराबर होता है IT, होता है कि नहीं होता है। और I बराबर क्या है, जब I बराबर 1 रखेंगे, यदि I बराबर क्या रखेंगे 1, T बराबर क्या रख देंगे 1, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा Z, W बराबर क्या हो जाएगा Z। समझ में आ रही बात है? यह एक क्या है, तो एक धारा है एम्पियर, और एक ही क्या है, एक टाइम है सेकेंड, क्या है ये, सेकेंड। अब आ गया समझ में? तो इसी को क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको क्या बोला जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आ गया फैराडे का पहला नियम। फैराडे के पहला नियम में कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं दिक्कत है तो अब हम लोग फैराडे का दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, फैराडे का दूसरा नियम पढ़ लिया जाए। तो आइए हम लोग फैराडे का दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है, तो यदि, है ना, क्या कहता है, यदि विभिन्न विद्युत अपघटय, यदि विभिन्न विद्युत अपघटय के विलयन में, इसमें के विलयन में क्या करेंगे हम लोग, समान आवेश प्रवाहित करें, समान धारा, है ना, समान आवेश प्रवाहित किया जाए, तो जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड होगा उसमें जो आयन बनेगा उसके समान ग्राम तुल्यांक होते हैं। क्या होते हैं, समान ग्राम तुल्यांक होते हैं। क्लियर हो गया? जैसे आपके पास जितना विद्युत अपघटय में इलेक्ट्रोड होगा, सब पर अगर एक ही तरह का आवेश प्रवाहित होगा तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो आयन का बनेगा वह समान ग्राम तुल्यांक होगा। समझे कि नहीं? तो इसी बात को कहते हैं फैराडे का दूसरा नियम। क्या बोलते हैं, फैराडे का दूसरा नियम। तो लिख देते हैं कि यदि विभिन्न, ठीक है ना, यदि विभिन्न विद्युत अपघटय के विलयन में, विद्युत अपघटक के विलयन में, है ना, समान आवेश प्रवाहित किया जाए,
समान आवेश क्या हो, प्रवाहित किया जाए। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आयनों के समान ग्राम तुल्यांक होते हैं। सामान्य ग्राम तुल्यांक होते हैं। क्लियर हो गया ना? यानी कि सीधा सा समझ लीजिए, आवेश प्रवाहित किया जाए तो समानुपाती होगा किसका, ई का। किसका होगा, इलेक्ट्रोड पर है तो किसका हो जाएगा, ई का समानुपाती। इस हिसाब से अगर जितना धारा, जितना इलेक्ट्रोड है, क्या है, जितना इलेक्ट्रोड है, 1 2 3, समान तरीके से इस पर ग्राम तुल्यांक होते जाएंगे। समझ में आ रही है बात? समान इस तरह से होते जाएंगे, कोई अंतर आपको पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये है फैराडे का दूसरा नियम, ये है फैराडे का दूसरा नियम। हो गया? अब देख लेंगे कि वैद्युत अपघटन का कारण माने उपयोग क्या है, वैद्युत अपघट्य के उपयोग कहाँ कहाँ है। क्या पढ़ लेंगे, वैद्युत अपघट्य के उपयोग, वैद्युत अपघट्य के उपयोग। इसका उपयोग जान लीजिए, पहला उपयोग इसका। तो पहला इसका उपयोग है कि धातु हो, जैसे में कौन कौन धातुएं, जैसे धातुएं, जैसे कौन कौन धातु, तो सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, जितना भी धातु आप ले लीजिए, है कि नहीं, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो लेना है सब ले लीजिए, इत्यादि के निर्माण में, कि क्या करने में, निर्माण में। क्लियर हो गया? इसके अरे निर्माण में नहीं रे, इन लोगों का निष्कर्षण जब हम लोग करते हैं ना, लोहा का निष्कर्षण है ना, एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसके निष्कर्षण में, इत्यादि के निष्कर्षण में, निर्माण, वही निर्माण लिखो ना, निष्कर्षण में। दूसरा, और कहां वैद्युत अपघट्य का उपयोग होता है, तो अशुद्ध धातु, जैसे अशुद्ध धातु, जैसे कौन कौन, जैसे कॉपर है, चांदी है, समझे कि नहीं, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब है ना, इत्यादि के निष्कर्षण में, इत्यादि के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। कोई दिक्कत है? तीसरा, विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन कर करके किसी भी धातु को बहुत ज्यादा दिनों तक हम लोग बचा करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, समझे कि नहीं। चौथा, और इसका कहां कहां उपयोग है, तो इसका उपयोग है अधातु, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इस सभी के निर्माण में, है ना, इस सब के निर्माण में। इत्यादि के निर्माण में, समझ में आई बात है? इन सबों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। कोई दिक्कत है? इन सबों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत हो? तुम्हारा तो सब क्लास में छूटल है, तो है ना, तो आपको थोड़ा बहुत कम ही समझ में आएगा, तो अगला नेक्स्ट चैप्टर से आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। आने जो सब चैप्टर देखना चाहते हैं तो चले जाइए वीडियो में, पूरा एकदम 12 क्लास का बना दी है ना वीडियो, उस 12 क्लास में जाइए, पूरा देखिए आराम से, है ना, एक बार दो बार, और सीधा बैठिए, झुकिए मत, तो हम झुकने शुरू कर देंगे, समझे कि नहीं। झुकिएगा तो हम रोज झुकने आ जाएगा। अब पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो उसके बारे में देख लेते हैं, पढ़ना ही है आप लोगों को।
विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ध्यान समझिएगा। जब तत्वों को, है ना, किसको, जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, समझे कि नहीं, के क्रम में रखा जाए। किसमें रखा जाए, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझे कि नहीं, इसको हम लोग सक्रिय श्रेणी भी कहते हैं। किसको कहते हैं, जब तत्वों को उनके किसके अनुसार, तत्वों को किसके अनुसार, मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार। किसके अनुसार, मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार। जब तत्वों को उनके मानक, पढ़ाए है मानक इलेक्ट्रोड विभव, या तो है नहीं, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसके अनुसार, मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार। समझे कि नहीं, इसको अगर शॉर्ट में लिखेगा तो ऐसे से सूचित किया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार या से क्रम में रखने पर, के क्रम में रखने पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी जो होगा, हमको प्राप्त श्रेणी को क्या बोला जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसे सक्रिय श्रेणी भी कहा जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है। अब देख लीजिए, ये लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान समझिए, है ना। सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है। देखिए यहां पे किस तरह की बात हम कर रहे हैं वो समझिए, सक्रियता श्रेणी। तो यहां पे आइए, देखिए यही सक्रियता श्रेणी, यहाँ पे किताब में टेबल भी है बनाया हुआ, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया सारणी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। यहां पे आप देखिएगा सबसे शुरू में जो होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में है सबका। आप देखिएगा सबसे ज्यादा माइनस इसका है, जो सबसे ऊपर लिखा गया है। यहां पे लिथियम में से जब इलेक्ट्रॉन का जो है ये होगा तब क्या हो जाएगा, लिथियम बनेगा। तो यहाँ पे इसका जो मानक अपचयन विभव है, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये माइनस में बहुत ज्यादा है। कितना है, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे आप नीचे आइएगा, जैसे जैसे आप नीचे आइएगा, धीरे धीरे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ते जाएगा। क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझे कि नहीं, मानक विभव का मान क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अपचयन विभव का बढ़ता हुआ यह क्रम है, और इधर मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ मान है। समझ में आ रही है बात है। तो इधर से जैसे 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 क्रम बढ़ते जाएगा, उतना ही मानक इलेक्ट्रॉन विभव भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसी श्रेणी को हम लोग कौन सा श्रेणी बोलते हैं, इस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, जिसको आपको लिखना होगा, जिसको क्या करना होगा, लिखना होगा। समझे कि नहीं। और ये चीज से आप लोगों का टेबल हम बनाए हुए हैं पहले ही से, है कि नहीं, जो हम आपको यहाँ पर दर्शा दिए, जो आपके बुक में भी है दिया हुआ। ऐसा नहीं है कि यहीं पर है, देखिए यहाँ ये बुक दिख रहा है ना, अरे देखिए ये बुक है, ये भयंकर बुक है, महाभारत है ये, समझे कि नहीं। तो इस बुक में भी आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, टोटली तो बुक वेस्ट है ये। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से है, दिया हुआ है, देखिए ध्यान से है, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं जो आपको पढ़ना है। समझे कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि, है ना, अपचयन, यहाँ पे आप देखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया में, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया में देखिएगा कि यहाँ पर अपचयन विभव का बढ़ता हुआ ये क्रम है। मानक इधर क्या है,
तो इधर आपको देख लीजिएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव यह कब होगा, जब इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़िएगा या देखिएगा तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का यहाँ पे मान आपको हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर इसको आप डिक्रीजिंग वे में रखिएगा तो आपको नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देगा। समझे कि नहीं है? तो इस बात को आप लोग समझिएगा। तो इसका अनुप्रयोग क्या क्या चीज है, आखिर जो विद्युत रासायनिक जो हम लोग पढ़े अभी, इसका अनुप्रयोग क्या क्या चीज है, तो ध्यान से समझिएगा। इसका अनुप्रयोग क्लियर हो गए? तो अब पढ़ लेंगे हम लोग क्या चीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, तो इसका प्रयोग किया जाता है तत्वों की सक्रियता को निर्धारण करने में। कहां इसका प्रयोग होता है? तत्वों की सक्रियता में निर्धारण में। समझे कि नहीं? तत्वों की सक्रियता के निर्धारण में। क्लियर हो रहा है ना? तत्वों की सक्रियता के निर्धारण में। देखिए कैसे इसको लिखेंगे कि धातुओं की सक्रियता, धातुओं की सक्रियता किस पर निर्भर करती है? तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर निर्भर करती है। जो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, समझ रही है बात को, जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उतना ज्यादा, कोई है क्या? कौन आ जाओ। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वह उतना ज्यादा धनायन बनाएगा। बात मेरी सुनिए, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो उतना ज्यादा धनायन बनाएगा। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वह उतना ज्यादा ऋणायन बनाएगा। क्लियर हो गया? तो तत्वों की सक्रियता निर्धारण में हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका उपयोग? तो इसी बात को आपको लिखना है। समझे कि नहीं? क्या लिखेंगे? तो यह किस पर निर्भर करता है? तो यह उसकी शक्ति पर निर्भर करता है कि नहीं? तो इस बात को कैसे लिखेंगे कि धातुओं की सक्रियता, किसकी सक्रियता? धातुओं की सक्रियता इलेक्ट्रॉन को त्याग करने, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने, त्याग करने या करके कर दीजिए, करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में परिवर्तन होने की, धनायन में परिवर्तन होने की क्षमता पर, है ना, धनायन में परिवर्तन होने की क्षमता पर। अधातुओं का कैसे होगा? तो अधातुओं की सक्रियता, ये तो हो गया धातु की सक्रियता, हो गया किस पर? जितना, अरे भैया जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो मैंने त्याग कौन करता था? धातु ना सब त्याग करता है। अब अधातु जो है क्या करता है? उसको ग्रहण करता है। तो अधातुओं की सक्रियता, अधातुओं की सक्रियता इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में, किसमें? ऋणायन में परिवर्तन होने की क्षमता पर, ऋणायन में परिवर्तन होने की क्षमता पर, है कि नहीं? क्षमता पर निर्भर करता
है, निर्भर करता है। क्लियर हो गए? यानी कि तत्वों की सक्रियता के निर्धारण में इसका प्रयोग होता है किसका? विद्युत रासायनिक श्रेणी का, जिसमें धातु किस बात पर निर्भर करता है? धातु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, समझ में आ रही बात? उसकी सक्रियता उस पर निर्भर करेगी, उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी, और अधातु की सक्रियता इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होने पर, है ना, उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। समझ में आ गई बात है? अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, मतलब देख लीजिए, बात समझिए, मतलब जानिए। मानक ऑक्सीकरण जितना अधिक, मानक ऑक्सीकरण जितना अधिक, ऑक्सीकरण माने इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति, कल पढ़ाए थे। और अपचयन किसको बोलेंगे? जिसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति। समझ में आ रही है बात ना? तो मानक ऑक्सीकरण जितना अधिक धनात्मक, मानक ऑक्सीकरण जितना अधिक धनात्मक, जितना अधिक धनात्मक, उसकी सक्रियता उतनी अधिक, उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। तो मानक ऑक्सीकरण जितना अधिक धनात्मक है ना, जितना अधिक धनात्मक, उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी, उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए यहां पे थोड़ा सा, क्या देख लीजिएगा? मानक अपचयन जितना अधिक ऋणात्मक, अपचयन माने रिडॉक्स अभिक्रिया, क्या चीज? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक, जितना अधिक ऋणात्मक, उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। समझ में आ गई बात ना? उतनी ही अधिक होगी। इलेनमा को एकदम रख लीजिए। अपचयन अभिभव लिखेगा तो जो सबसे बढ़कर नेगेटिव में होगा वही आंसर। आज इसमें देखिएगा ऑक्सीकरण लिख देगा क्वेश्चन में, तो जिसमें जितना धनात्मक यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करने का होगा वही उसका क्या हो जाएगा? सबसे अधिक सक्रिय होगा। क्लियर हो गए? क्वेश्चन बता दें क्या होगा, से क्वेश्चन दे दें। इसे क्वेश्चन कैसे हो सकता है बताइए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लाइन याद हो गया? समझ में आ रही है बात? क्योंकि इस पर ही, इसी पर सब क्वेश्चन बनेगा। कैसे? देखिए आपका न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, इस तरह से आएगा, तो कैसे बनाइएगा न्यूमेरिकल्स, है कि नहीं? न्यूमेरिकल आप कैसे बनाइएगा तो ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे सब आपका किसका न्यूमेरिकल होगा? ये सब एनसीईआरटी होगा, ठीक है ना? 4 धातुएं ABCD हम ले लेते हैं, 4 धातुएं A B C और D ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? D के मानक अपचयन, अब यहां पे शब्द लिखा हुआ मानक अपचयन, पढ़ाए हैं अभी जस्ट, पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो मानक अपचयन विभव, अब ध्यान में नहीं है कि हम अपचयन बोल रहे हैं कि ऑक्सीकरण बोल रहे हैं, बुझाइए नहीं रहा है तो फंस जाइएगा यार। तो मानक अपचयन विभव क्रमशः, ध्यान से समझिएगा, क्रमशः 115 वोल्ट कॉमा -2.0 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट तथा -0.76 भी है। इन धातु की घटती सक्रियता का क्रम लिखिए, घटती सक्रियता का क्रम लिखिए, घटती सक्रियता का क्रम लिखिए। ए धातु का इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना,
क्लियर हो गया? देखना ए का ये वाला, बी का ये वाला, सी का ये वाला, डी का ये वाला, समझ में आ रही है ना? हमको क्या लिखना है? अपचयन विभव। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा इसमें? सबसे अधिक आपको माइनस में कौन है? तो देखिए ना, माइनस यहाँ 2 है, माइनस 2 जगह लगा हुआ है, एक तो यहाँ पॉइंट के बाद 7 यहाँ पहले ही पॉइंट के पहले ही है। इस सबसे विशाल हो जाएगा किसका? बी का। किसका हो जाएगा? बी का। समझ में आ गई बात है? बी के बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, और सबसे अंतिम में ये वाला। क्लियर हो गया? लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब बोलिए नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन तो कर लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए, तत्वों ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव क्रमशः ले मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 प्लस 1.50 माइनस 0.74 तथा प्लस 0.34 वोल्ट है। वोल्ट है। तो तत्वों की क्रियाशीलता क्रम लिखिए। क्रियाशीलता क्रम लिखिए। लिख लीजिएगा। क्या कहता है? अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव रहे तो बदल देंगे, सबसे पहले सबसे बड़का धनात्मक हो जाएगा, लेकिन अपचयन प्रक्रिया कहेगा तो सबसे पहले सबसे बड़का माइनसवा हो जाएगा। क्लियर हो गया? कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहला जो है, आप लोगों ने देखा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रयोग कहां होता है? तो तत्वों की सक्रियता के निर्धारण में। तत्वों की सक्रियता के निर्धारण में। और कहां होता है? तो धातुओं द्वारा धातुओं का विस्थापन में। धातुओं द्वारा धातुओं का विस्थापन में। देख लेते हैं उसको भी। विस्थापन का मतलब कि जो धातु एक तो होगा उसको हटा करके उसके जगह पर दूसरा धातु ले आना, और पहिलका के साथ जो होगा उसको भगा देना। समझे कि नहीं? भाग तो समय खत्म हो गया। ठीक है? तो इसको कैसे समझेंगे? तो विद्युत रासायनिक में, ठीक है ना, इसमें विद्युत रासायनिक में कोई धातु, समझा दे रहे, बहुत आसान है कि नहीं? विद्युत रासायनिक में कोई धातु है कि नहीं? विद्युत रासायनिक में कोई धातु अपने से नीचे रखी गई, जो उससे जो धातु है उससे नीचे जो भी धातु रखा जाएगा, समझे कि नहीं? नीचे रखी गई धातु का जो आयन होगा उसके विलयन से स्थापित हो जाएगा। जिस विलयन के साथ वो रहेगा उसको हटा दीजिए और जोड़ दीजिए जो नकाया है उसके साथ, जो शक्तिशाली है उसके साथ, और जो पहलका है उसके साथ हटा दिया जाएगा। समझे कि नहीं? उसी को कहता कि धातुओं द्वारा धातुओं का विस्थापन। तो विद्युत रासायनिक में कोई धातु अपने से नीचे रखी गई, अपने से नीचे रखी गई धातु के आयन को उसके विलयन से स्थापित कर देता है। उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है ना? विस्थापित कर देता है। समझे कि नहीं? क्यों विस्थापित कर देता है? क्योंकि, है ना, क्यों विस्थापित कर देता है? क्योंकि धातुओं की रासायनिक सक्रियता
धातुओं की रासायनिक सक्रियता, धातुओं की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, समझे कि नहीं? ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर हो गया? जैसे देखिए Fe है एक धातु लोहा, और एक धातु है क्या चीज? कॉपर। समझ में आ गया? तो Fe की क्रियाशीलता ज्यादा होगी कि कॉपर की क्रियाशीलता ज्यादा होगी? तो निश्चित है कि लोहा की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, है कि नहीं? लोहा की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। किससे? कॉपर से। तो जो हम पढ़ाए होंगे 10 क्लास में, तो याद रखिएगा उसका श्रेणी, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन, उसके बाद 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 कौन, पढ़ाए हैं ना? तो इसको आप देख लीजिएगा। तो जैसे Fe की क्रियाशीलता क्या है? ज्यादा है, तो Fe ज्यादा हावी हो जाएगा। कैसे हावी हो जाएगा? तो देखिए अगर Fe की अभिक्रिया CuSO4 से करवा दिया जाए, कॉपर सल्फेट से, किससे करवा दिया जाए? कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो ई कॉपरवा जो है सल्फेटवा के साथ सटल है, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, समझे कि नहीं? दुल्हन बीमार थी तो निरहुआ क्या था? यहाँ सटल था। ये कहा कि नहीं हम आएंगे, अब हम सटेंगे, तुम हटो, समझे कि नहीं? इसकी क्रियाशीलता, इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है। समझ में आ रही बात ना? तो जिसका पावर ज्यादा है उसको हथियार लेगा। बाली है, इस सुग्रीव है, ताकि सुग्रीव हटो, अब हमको आने दो। इसको भगा दिया, अब क्या बना लिया? FeSO4 और कॉपर को क्या कर दिया? अलगे, तो अलगे रहो, जा 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 ये जान भुला दी है। भुला दिया कि नहीं भुला दिया? अब किसके साथ SO4 हो गया? Fe के साथ। विद्युत रासायनिक में कोई धातु अपने से नीचे रखी गई धातु के आयन को उसके विलयन में विस्थापित कर देता है, क्योंकि धातुओं की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। विस्थापित हो गया यहाँ से? विस्थापित का मतलब कि Cu अलगे हो गया, बोलो। Fe जो अलगे था साथे हो गया, तो विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। इसको विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? समझ में आ रहा तो बोलिएगा। तो धातुओं को, धातुओं द्वारा धातुओं का विस्थापन हुआ। अरे धातु, ई भी धातु, तो यही धातुआ ने इसको विस्थापित कर करके कर दिया। क्या है? तो इसकी सक्रियता ज्यादा है, इसकी सक्रियता ज्यादा है। अब देख लीजिए यहाँ, अब देखिए कॉपरवो के मजा लेने दीजिए एक बार कभी। कॉपर अकेले है अभी, यहाँ देखिए ये है एकदम धूम नाच रहा है लगन के दिन में, AgNO3 अपने साथ लिए हुए है कि नहीं? तो अब तू ही बताओ हमको, जब इसकी माने रिएक्शन होगा तो इससे ज्यादा इसकी सक्रियता है, इससे ज्यादा इसकी सक्रियता है। समझ में आ गई बात? तो अब ई जाएगा यहाँ, अब बना देगा CuNO3 का होल 2, जो साथे घूम रहा था अभी अकेले हो गया। अभी क्या हो गया? अकेले। ये क्या हो जाएगा? अकेले। आया समझ में? क्यों अकेले हो गया? क्योंकि अब यहाँ पे कॉपर की क्रियाशीलता Ag से ज्यादा है, Ag से ज्यादा है, लेकिन Fe से कम है, Fe से कम है, और Ag से ज्यादा है। किसका? कॉपर का। इसलिए इसको ठेल के हटा दिया और इसके साथ चल गया, इसको अलग करके यहाँ देखिए रो रहा है बैठ के, आंसू न बहाओ, गम में है। समझ में आ रहा है ना? सुनाई दिया? तो अकेले समझ में आया कि विस्थापन होगा धातुओं का, धातुओं द्वारा धातुओं का विस्थापन। क्लियर हो गया? और कहाँ उपयोग होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी का? पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत? बैटरी भी लो हो गया इसका बैटरी भी अभी लो हो गया, घंटा से पारो तो कर गया, समझे कि नहीं? घंटा से पार हो गया, फिर आज अभी और लगवे करेगा है कि नहीं? तब देखिए ध्यान से, धातुओं द्वारा हाइड्रो अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन धातुओं द्वारा। देखिए यहां पे भी विस्थापन है, धातुओं द्वारा हाइड्रो अम्लों से, हाइड्रोजन अम्लों से क्या होगा? अम्ल का विस्थापन होगा। किसका होगा? अम्ल का, हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा। हाइड्रोजन अम्लों से किसका विस्थापन करेगा? हाइड्रोजन का विस्थापन।
जितना भी अम्ल रहेगा और धातु वहां पहुंच जाएगा तो काम से हाइड्रोजनवा को अलगे कर होना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन अलगे हो जाएगा तो समझिए कि इसको हटा दिया, मार के भगा दिया इसको। समझे कि नहीं? जोर से बोलना। यस सर। इस श्रेणी में हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई कई धातुएं हैं, है कि नहीं? कई धातुएं हैं। है ना? रखी गई क्या है? कई धातुएं हैं। कोई दिक्कत है? हाइड्रो अम्लों के तनु विलयनों से हाइड्रो अम्लों के तनु विलयनों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। समझे कि नहीं? कैसे विस्थापित करते हैं देख लीजिए, आप देख लीजिए। हाइड्रोजन इन सभी से ऊपर है। कितना धातु से ऊपर है? देखिए ध्यान से। तो हाइड्रोजन के नीचे 5 धातु आता है क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? क्रियाशीलता से। यानी कि 5 धातु से ज्यादा ही क्रियाशील है। कौन कौन सा क्रियाशील ज्यादा है? तो कॉपर से। किससे? कॉपर से। Hg से, Au से, ये सबसे क्या है? ज्यादा है। Ag से, Pt से। कै गो यहाँ है? 2 2 4 अब 1 5 गो। इससे क्या है? ऊपर है ना? इससे क्या है? ऊपर है। कौन? हाइड्रोजन। तो अगर ये सब रहेगा तब तो ना हटेगा, लेकिन इससे ऊपर रखी गई, हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई कोई भी धातु होगी तो उस समय बेचारा का हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। जैसे कैसे? जैसे अगर Zn है यहाँ पे HCl आ गया तो Zn क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है, अधिक क्रियाशील है। अब यहाँ पे जैसे ही अभिक्रिया होगी Zn का HCl के साथ तो क्या करेगा? Zn Cl को बुला लेगा, तू चल आज हमारा भेजोन। काहेला हाइड्रोजन पड़ल है, कुछ हो भेजोन। आगे समझ में आया कि नहीं? ऐसे बता। अगर इन लोग रहता तो नहीं हटता। क्या है कि चूंकि इन लोग से 5 गो से हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, लेकिन एकरो से बरियार आ जाएगा तो छीन लेगा कि नहीं छीन लेगा? अरे बाली सुग्रीव की औरत क्यों छीन लिया? बाली कमजोर था सुग्रीव, उसको मार के भगा दिया, और उसकी मेहरारू को कौन छीन लिया? बाली। अब बेचारा HCl H का मेहरारू Cl है, ये बरियार आ गया, भगा दिया इसको, हट गया बेचारा अलगे। आगे समझ में? हट गया अलगे। समझे कि नहीं समझे? का है? तो इससे ज्यादा मजबूत था तबे ना हटा दिया, और इन लोग कोई रहता तो हटता ही नहीं हटता। समझे कि नहीं समझे? बात समझा कीजिए, समझते हैं ये नहीं। उसके बाद जैसे Zn है, क्या है? Zn, और यहाँ पर अम्ल है क्या चीज? H2SO4, मार के भगा देगा इसको। ZnSO4 अलगे हो जाएगा, H2 को कह देगा तुम अलगे हो जाओ। हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहता है यही ना बात कि हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई, हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई। तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? Zn सब है। कई धातुएं हैं। हाइड्रो अम्लों को तनु विलयनों से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देता है। यही बात तो हम लोग लिखे हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आज इतना ही, कल हम चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है बात ना? तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना? आसपास के बच्चों को बताइए कि बड़ी शानदार तरीके से क्लास 12 का केमिस्ट्री अभी बिट्टू सर पढ़ा रहे हैं। सब कोई जुड़िए। इतना शानदार तरीके से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिया जा रहा है। इसके बाद तुरंत टेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर सारा चीज का हो जाएगा। तो सोचिए कि कितना बढ़िया से बच्चों की तरह आ गया सिग्नल की जल्दी बंद कीजिए, नहीं तो हम बंद हो जाएंगे, है ना? आ गया ना सिग्नल? तो इसलिए आप लोग बच्चों की तरह, एकदम छोटे छोटे बच्चों की तरह आप केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब जो है विदा लेते हैं आपसे, कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।